हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो अव्यय या अविकारी शब्द है, जो इस हिंदी के टॉपिक का पार्ट 6 है। अगर इससे पहले के वाले पार्ट आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द। अवयव या अविकारी शब्द ये किसे कहते हैं? ठीक है, तो अवयव जो होता है जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक या काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम एग्जामों में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम इसके भेद देख लेते हैं। एक्चुअली इसकी परिभाषा तो कहीं पूछी नहीं आती है, और इसके भेदों के अनुसार, इसके भेद के बारे में जब बताऊंगा तो उसी के अनुसार इसकी डिफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, इसमें कहा गया पहले जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक या काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं उनके पहले भेद देख लेते हैं। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं, जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपने एडवर्ब पढ़ा होगा तो आपको ये समझने में और आसानी होगी। क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, मतलब जो क्रिया चल रही है, ये स्कूल जा रहा है, ये खेल रहा है, जो क्रिया चल रही है उसकी विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन का विद्यालय अभी खुलेगा। ठीक है, मतलब कि मोहन का विद्यालय खुल रहा है, कब? अभी। ठीक है, तो ये खुलने का जो हो गया ये क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। बच्चे आसपास खेल रहे हैं, मतलब क्या हो गया? खेल रहे हैं, बच्चे आसपास खेल रहे हैं, मतलब ये क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? आसपास। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण मतलब कि जो क्रिया चल रही है उससे जस्ट पहले जो लगा रहता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ये जैसे क्रिया, इसके जस्ट पहले जो लगा है वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इनको भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जैसे कि हिंदी में हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। या जो इंग्लिश पढ़ी होगी जिन लोगों ने, वो ये लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का? जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो। ठीक है, मतलब जो क्रिया चल रही है उसकी रीति या ढंग का बोध हो। जैसे कछुआ चलता है, कैसे? मतलब कि ढंग बता रहा है, मतलब चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। बिजली आ गई, कैसे आ गई? अचानक आ गई। ठीक है, तो यहाँ जो क्रिया का जो विशेषता बताए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और रीतिवाचक किससे पहचानेंगे? क्रिया विशेषण अलग हो गया और रीतिवाचक इसी का भेद हो गया। तो रीतिवाचक में मतलब कि जब इसकी रीति का बोध हो, मतलब समझ रहे हैं आप? रीति मतलब जब कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है, मतलब कि इसमें एक रीति या ढंग का बोध हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। दूसरा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे समय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ समय के बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि वे पढ़ने जाते हैं, कब? प्रतिदिन। विद्यालय में प्रतिवर्ष उत्सव होता है। उत्सव होता है कब होता है? प्रतिवर्ष होता है। इसमें हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, एग्ज़ाम में जो होगा वो सिर्फ आपको ये एक सेंटेंस पूछा जाएगा, जैसे वो प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, फिर 4 ऑप्शन दे होंगे, रीतिवाचक, कालवाचक, और आगे जो बताने वाला हूँ वो वाले ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शन दिए होंगे। उसमें से चुनना पड़ेगा कि जैसे कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिदिन लगा है, मतलब कि ये समय का बोध हो रहा है, और समय का बोध किस में होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिन क्रिया से स्थान या दिशा का बोध हो तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मोहन यहाँ आओ, मोहन आओ, कहाँ आओ? यहाँ आओ। तो यहाँ मतलब एक क्या है? एक स्थान है। ठीक है, अंकित उधर जाओ, उधर क्या हो गया? वो उधर जो हो गया वो एक स्थान है या फिर दिशा है। ठीक है, तो ये कालवाचक, स्थानवाचक बहुत आसान है, आपको समझने में आसानी होगी। इस कालवाचक में समय का बोध होता है, स्थानवाचक में स्थान या दिशा का बोध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या हो गया? जिन क्रिया से मात्रा या परिणाम का बोध हो। ये भी आसान है,
मतलब कि अंशु ने थोड़ा सा दूध पिया, मतलब दूध पिया है कितना, थोड़ा सा, ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, ये सब जो हो गए ये परिणाम है, मतलब कि एक मात्रा बता रहा है। ठीक है। लड़के शोर मचाते हैं, कितना, थोड़ा सा शोर मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ही जो हो गया ये एक परिणाम है, परिमाण है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रीति, काल, स्थान और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है। पहला हमने कौन सा देखा, हमने पहले क्रिया विशेषण देखी, अब हम देखेंगे समुच्चय बोधक इसी के अंदर, अव्यय टॉपिक के अंदर। तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक अर्थात कंजंक्शन का काम करते हैं। ये हिंदी में समुच्चय बोधक बोलते हैं और इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। ये भी जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी वो भी इनको आसान होगा समझना। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, सीता और राम वन गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। सीता और राम को कौन जोड़ रहा है, ये और जो है ये शब्द जोड़ रहा है। तो ये और शब्द क्या हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया। हम चाय नहीं अपितु दूध पिएंगे, ये क्या हो गया, ये दो वाक्यांश मतलब दो चरण हैं, इनको जोड़ने का काम क्या है, कौन कर रहा है, अपितु कर रहा है। तो ये अपितु क्या हो गया, समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन हो गया, मतलब कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मोहन पढ़ता है क्योंकि कल उसकी परीक्षा है, मतलब यहाँ पे दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि। ठीक है। तो इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो आपको आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। तो देखिएगा समुच्चय बोधक, इसमें दो शब्दों को जोड़ने का काम और ने किया, दो वाक्यांशों को अपितु ने किया, जबकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि ने किया। ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक हो गया। समुच्चय बोधक के भेद कौन से होते हैं, यहाँ पे और दो हो गए। ठीक है। एक समानाधिकारीकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण बोधक, इसको जोड़ने का काम और अन्यथा, परंतु, अथा इन सब करते हैं। मतलब या तो ये दो शब्दों के बीच आ सकता है, दो वाक्यांशों के बीच, दो चरणों के बीच, ये दो वाक्यों के बीच आते हैं। ठीक है। तो अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस के बीच में तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि इनका प्रयोग हो रहा है तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। संबंध बोधक, जिसको पोस्ट पोजीशन के नाम से जानते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो गए उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होने वाला होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। मतलब मदारी के पास डमरू है, मतलब कि मदारी का डमरू के साथ संबंध कौन स्थापित कर रहा है, के पास, मतलब ये पास जो शब्द है ये स्थापित कर रहा है। मेरी स्कूल के पीछे पेड़ है, मतलब स्कूल और पेड़ के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, के पीछे। ठीक है। तो जरा इनकी वर्डिंग को आप समझिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोग के लिए समझना। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दो शब्दों को जोड़ने का काम ये के पास कर रहा है। ठीक है। मतलब संबंध स्थापित का काम ये कर रहा है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बता दें, इसमें समझने का बस एक ही तरीका है आपको, क्योंकि हैं कई तरीके, लेकिन एक ही तरीका आप याद रखिए कि आप इन की वर्डों को याद कर लीजिएगा। के पास हो गया, के पीछे हो गया, मतलब के पास और के पीछे जो है संबंध बोधक में आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। अब आता है विस्मयादि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जो शब्द विस्मय, शोक, घृणा, क्रोध या भय आदि का मनोभाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। जिसमें खुशी हो, क्रोध हो, इन सब की बात, जैसे वाह कितना सुंदर वाक्य है, तो इसमें मतलब खुशी उत्पन्न हो रही है। और जो ये वाह की वर्ड है और अरे की वर्ड है, ये जो है आपको एक पता रहा है कि ये शोक का है या फिर घृणा का है या फिर क्रोध का है। ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे के पास और के पीछे के माध्यम से हम समझ रहे थे कि ये संबंध बोधक है, उसी हिसाब से हमें वाह और अरे के माध्यम से समझना होगा ये इंटरजेक्शन अथवा विस्मयादि बोधक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम निपात। निपात किसे कहते हैं, निपात में ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल लगा देते हैं।
तो उसे निपात कहते हैं। मीन्स इसको एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि अगर इस तरह के शब्द आते हैं सेंटेंस के बीच में, तक, ही, भी, तो समझ लीजिए वो निपात है। मैं भी पटना जाऊंगा, मतलब ये जोर दे रहा है। मैं भी जो शब्द हो गया ये निपात कहलाएगा। मैंने कल ही नई कार खरीदी, तो ये ही शब्द जो हो गया ये निपात हो गया। मुझे मात्र 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, तो ये मात्र जो हो गया ये भी निपात हो गया। मतलब किसी विशेष प्रकार का अगर बल दिया जाता है सेंटेंस के बीच में अगर कोई शब्द, तो वो निपात कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया, एक सेंटेंस बन लिखा है, निपात शब्दों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। मतलब इन सबका समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनका कोई अर्थ होगा भी नहीं। मतलब कि भी कोई अर्थ नहीं है, ही कोई अर्थ नहीं है। अगर ये सेंटेंस के साथ ना जुड़ें तो इनका खुद का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगला जो सेंटेंस होगा वो पदबंध होगा। आज हमने अव्यय पढ़ा, अगला जो होगा पदबंध होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जो टॉपिक हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अव्यय हो गया और दूसरा जो मैं पदबंध बताने वाला हूँ ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर इसको ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमी बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।